बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राना इब्रार अहमद ख़ान। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पीटीआई के हवाले से कि पीटीआई की जमात को क्या जो आज की मौजूदा हालत है ऐसा ही होना चाहिए या पीटीआई किस अंदाज में जो है बहैसियत जमात इसको नज़र आना चाहिए। दूसरी हम बात करेंगे कि पीटीआई की गुड गवर्नेंस के हवाले से और पीटीआई के अंदर रिफॉर्म के हवाले से और पीटीआई की गवर्नमेंट के हवाले से कि बहैसियत जमात और बहैसियत गवर्नमेंट के अंदर जो है वो पीटीआई को क्या इक़दाम करने चाहिए थे जिसके अंदर जाकर पीटीआई जो है अवामी पॉपुलैरिटी हासिल कर सकती थी, या पीटीआई जो है लोगों के अंदर अपनी मकबूलियत को है उसी तरह कायम रख पाती। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राना आतिफ साहब। राना आतिफ साहब जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है। पाकिस्तान के एक नुमाया अदारे के अंदर जो है वो फाइनेंस को पढ़ाते हैं। राना आतिफ साहब का पीटीआई से ताल्लुक़ है, फैसलाबाद सिटी में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। राना साहब, पीटीआई के हवाले से आप ये बताएं कि पीटीआई को बहैसियत जमात कैसा होना चाहिए, पीटीआई जो गवर्नमेंट के अंदर है उसको क्या मेजर्स लेने चाहिए थे, पीटीआई को आते ही रिफॉर्म्स की तरफ चले जाना चाहिए था, गुड गवर्नेंस बेहतर करनी चाहिए थी, या अपने इंस्टीट्यूशनल जो है जमात को जो है वो अपने पाँव पे खड़ा करना चाहिए था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया राना इब्रार साहब। देखिए, आपके सवाल के दो पहलू हैं। एक, आपने बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात की कि उस जमात को कैसा होना चाहिए और अब हम उससे कितनी दूरी पे हैं। दूसरा, आपने बात की जो पीटीआई की जो हुकूमत है। देखिए, जो आपकी पहली बात है उसका जवाब तो ये देखें, और ये बड़ा आपने बड़ा अहम सवाल किया है। देखें, किसी भी हुकूमत के या गवर्नेंस मॉडल के यही दो मेन पहलू होते हैं, दो पिलर्स हैं। एक आपकी जो आपकी सियासी जमात है, दूसरा आपकी जो आपकी हुकूमत है। जहाँ तक आपके पहले सवाल का पहला जो हिस्सा है उसका ये है कि तहरीक इंसाफ को एक जो खान साहब भी बार बार अपनी मुख्तलिफ तकारीर में, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में और कह चुके हैं कि हम इस जमात को एक अदारा बनाना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पहले तो हमें थोड़ा एक पस मंज़र में जाना चाहिए कि तहरीक इंसाफ के साथ लोगों की जो वाबस्तगी है वो किस बुनियाद के ऊपर है। देखिए, आप जानते हैं कि पिछले 40-50 साल में ये दो जमातें बरसर इक़्तिदार रही। मैं इनको दो जमातें भी नहीं कहता, दो ख़ानदान, एक भुट्टो ज़रदारी ख़ानदान और दूसरा शरीफ ख़ानदान। तो इसकी वजह से ये दो ख़ानदान रहे और इसकी वजह से पाकिस्तान में जो गवर्नेंस का फुकदान है, जो सियासी जमातें हैं, वो एक बिल्कुल जैसे हम कहते हैं डिग्रेडेशन की तरफ चली गई, जिसकी वजह से सियासत में खलाफ बढ़ता गया और उसकी वजह से खान साहब की जो एक इंटेग्रिटी थी, खान साहब की जो थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो नई नस्ल थी उनके अंदर खान साहब की एक पॉपुलरिटी बढ़ते वो सिचुएशन है कि 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आई। लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि लोग इन दो जमातों से मुतनफ़र थे, इन दो ख़ानदानों से, क्योंकि वो समझते थे कि ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ये इनमें कोई रेजिलियंस नहीं है, वाइब्रेंसी नहीं है। क्योंकि एक आम आदमी को तो जो एक पढ़ा लिखा है, जो कि जिसमें सलाहियत है और जो कि और जिसको सियासत का जिसके अंदर एक जज्बा भी है, वो तो इन दो सियासी जमातों में आगे नहीं आ सकता था। और हम जानते भी हैं कि देखिए 40 साल में वही ख़ानदान, वही लीडरशिप पोजीशन में वही ख़ानदान बैठे हुए हैं। तो ये तो जब तक आप इदारा नहीं बनाएंगे तो तब तक ये नहीं होएगा। तो तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों को इसी नज़र आई कि यहाँ पे कोई ख़ानदान का कब्ज़ा नहीं है, यहाँ पे टैलेंट की कदर होएगी और यहाँ पे ये एक ऐसी जमात बनेगी, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप आगे आ सकते हैं, आप भी वज़ीर आला बन सकते हैं, आप भी वज़ीर बन सकते हैं, आप भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं। राना साहब देखें, जब खान साहब बात करते हैं मगरब की, खान साहब कहते हैं कि जी हमारा मगरबी उस अंदाज का हमारे अंदर कल्चर होना चाहिए, तो हर जमात वहाँ पे क्वेश्चन होती है जी बाय द पार्टी वर्कर्स जी। तो ये मॉडल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग क्वेश्चन करते हैं। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपकी तारीफ़ करते हैं, अगर आप बुरा काम करते हैं तो आपको क्वेश्चन करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात की। और मैं समझता हूँ कि जैसे आप खान साहब वक्तन फ़वक्तन हवाला भी दे रहते हैं। देखिए, मैं भी कोई 7-8 साल बरतानिया में रहा हूँ और ये उनकी जमहूरियत कामयाब, हालांकि जमहूरियत के इट्सल्फ जो क्रेडेंशियल है, अगर आप देखें दुनिया में इट्सल्फ इस टाइम ऐसे क्वेश्चनेबल है, लेकिन उसे हम हट के बात करते हैं। जो जमहूरियत सर्वाइव कर रही है वो इसलिए कि हर 8-10 साल बाद एक नई लीडरशिप आती है जो कि उस वक्त के तकाज़ों के साथ हम आहंग होती है, जिसके अंदर एक जज्बा होता है। देखिए, अगर एक बंदा 20-25 साल से सियासत कर ही जा रहा है, उसका सियासत में क्या इंटरेस्ट होएगा? अगर वो बार बार MNM बनी जा रहा है, बार बार MPA बनी जा रहा है, उसका तो सियासत में कोई जज्बा ही कुछ नहीं होएगा। अगर आप एक काम बार बार करी जाए तो एक इंसान की कहते हैं ना, एक आपकी डिमिनिशिंग जैसे रिटर्न होता है, कि आपकी डिमिनिशिंग आपकी वो होती है, आपका इंटरेस्ट हो जाता है। आप कहते हैं कि अच्छा ये मैं एक काम बार बार करी जा रहा हूँ। इसलिए देखिए, वहाँ पे जमातों के अंदर भी नई लीडरशिप
आती रहती है। नहीं, आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जमात को एज ए इंस्टीट्यूशन जो है ना वो लेना चाहिए, तो हमने 20-25 साल 24 साल होने को आ गए हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, तो हैसियत इंस्टीट्यूशन डेवलप करने के लिए हमारे क्या इकदाम हैं? देखिए, एक तो ये जैसे हमने पहले बात की कि वो ये है कि एक तो हम पाकिस्तान इज़ अ हार्ड कंट्री, पाकिस्तान की कुछ अपनी हकीकतें हैं, उसे हम सरफ नज़र नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसकी वजह से अभी तक तो जब तक जमात ताकत में ना आती, जब तक जमात का कोई एक साइजेबल जमात ना बनती, तो तब तक तो ये सारी चीज़ें करना एक महज एक कागजी कार्रवाई होती। लेकिन ये चीज़ें तो हमारी क्वेश्चन पैदा होगी ना कि हमने वो चीज़ें वायलेट की जो हमारा जो था पहले, हमारा जो एक मौक़िफ़ था गवर्नमेंट हासिल करने से पहले, जो हम यहाँ पे खड़े थे, हमारा एक एहतसाब का नारा था, हमारा रिफॉर्म का नारा था। चले हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ इंस्टीट्यूशन की, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पीछे छोड़ने क्या हो गया? मैं कहता हूँ आगे हमें क्या करना चाहिए? मैं तो इसी मैंने पहले इसका मैं एक पस मंज़र है जिसकी, क्योंकि कोई भी चीज़ किसी पस मंज़र के बगैर नहीं होती। मेरी नज़र में अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में जब जमात ताकत में होती है, जिसे इक़्तिदार कहते हैं, तो वो बेहतरीन वक्त होता है हमारे जैसे मुल्कों में किसी जमात को अदारा बनाने में। ठीक, उसकी मुख्तलिफ वजूहत है, मैं आपको 2-3 गिना देता हूँ। एक तो वजूहत होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन आपके खिलाफ हॉस्टाइल नहीं होती, ठीक, आपके पास नादरा और बाकी जो अदारे हैं जिसकी वजह से आप कोई भी अगर आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप बड़े आसानी कर सकते हैं। ठीक। और तीसरा ये है कि आप लोगों में उस टाइम जो दिलचस्पी है वो ज़्यादा होती है क्योंकि आप इक़्तिदार में होते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जी हमें 2 साल हो गए हैं इक़्तिदार में, मेरे ख्याल में अगर और अमूमी तौर पर जमातें गलती ये करती हैं, आज तक किसी जमात ने ऐसी एक्सरसाइज नहीं की। इक़्तिदार में आप पार्टी बनाते हैं, बना सकते हैं मेरी नज़र के अंदर, और जब पार्टी कभी ऑपोजिशन में होती है, जब मुश्किल वक्त आता है, तो फिर वो पार्टी जब आपने इक़्तिदार में बनाई होती है फिर वो आपके साथ खड़ी होती है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में होता है कि इक़्तिदार में जब ज़्यादातर जमातें आती हैं वो पार्टी को तो बिल्कुल भूल जाती हैं, तो होता है कि जब ऑपोजिशन में होते हैं तो फिर वर्कर पार्टी को भूल जाता है। तो अगर हम इक़्तिदार में आके अगर हम पार्टी मजबूत, जैसे कहते हैं ना कि यू सेव फॉर द रेनी डेज, जब आप पैसे कमा रहे होते हैं तो आप मुश्किल वक्त के लिए साथ साथ आप जोड़े होते हैं, क्योंकि जब मुश्किल वक्त आएगा तब वो आपके काम आएगा। तो इसी तरह जमात में भी ये होता है, जब इंस्टीट्यूशन बनाने का मकसद होता है कि मुश्किल वक्त में आपको वो आपका साथ देता है। देखिए, जमातें तो ऊंच नीच तो जमातों में होती रहती है। ये मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि मगरब के अंदर पहले कंजर्वेटिव पार्टी 5 इलेक्शन कंसेक्टिव जीत गई, लेबर पार्टी फिर 4 इलेक्शन कंसेक्टिव जीत गई, वहां पे तो दूसरी जमात खत्म नहीं। अब कैसे 2 पार्टी सिस्टम है, लेकिन फिर दूसरी जमात खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं इसलिए कि पार्टी एक अदारा होती है। देखिए, मैं कि 90 साल की बरतानिया की तारीख में 63 साल तो तकरीबन 62 साल कंजर्वेटिव पार्टी पावर में, लेबर पार्टी सिर्फ 28 साल पावर में रही है। लेकिन टोनी ब्लेयर के मैंने पढ़ी है कि वो बायोग्राफी में अपनी लिखता है कि हमारा चांस भी नहीं था और हम जो है ना वो एक्सरसाइज में लगे हुए थे। तो इसलिए जमात को जब तक आप एक देखिए 3-4 चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक तो है कि आप एक नई लीडरशिप के लिए आप एक क्लियर रोड मैप हो, ठीक, कि अगर मैं एक जमात में जाता हूँ तो अगर मेरे में कोई टैलेंट है तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरा ये कि आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, डिफरेंट पूल ऑफ द पीपल आते हैं कि आपने किस बंदे को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, किसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ताकि एक पूरा एक आपके सामने जैसे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहते हैं एक पूरा कैरियर पाथ होता है, तो एक पूरा लीडरशिप पाथ भी होना चाहिए पार्टीज़ के अंदर। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारी पार्टी में भी अभी तक कोई लीडरशिप पाथ नहीं है कि अगर आप एक जमात में आते हैं तो आपके सामने क्या है। देखिए, हर बंदे का टैलेंट मुख्तलिफ होता है। आप फास्ट बॉलर से स्पिन बॉलिंग नहीं करवा सकते, और स्पिनर से आप ये नहीं कर सकते तुम ओपनिंग बैटिंग शुरू कर दो, और बैट्समैन को आप ये नहीं कहेंगे तुम बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे। तो ये हमारी सियासत में बदकिस्मती ये है कि ये सारे को हर बंदे से हर काम करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्लियर वो पाथ नहीं होता। तो ये तो मैं जी बिल्कुल बरमला इस बात का इज़हार करता हूँ, अगर हम तरीके इंसाफ को एक इंस्टीट्यूशनलाइज एक सही मानों में एक अदारा नहीं बनाएंगे तो हमारी पार्टी का भी देखें, अगर आप वही काम करेंगे जो बाकी जमातें करते हैं तो आपका मुस्तकबिल भी वही होगा जो बाकी जमातों का होता है। और हमें तो वो एडवांटेज भी हासिल नहीं है कि जो कि अमूमी तौर पे इन ख़ानदानी जमातों को था, हालांकि वो इनकी जो कहते हैं जो इनका अल्टीमेट जो इनका डाउनफॉल है वो भी इसकी वजह ये इनके ख़ानदानी बने हैं। तो हमें इस पार्टी को अदारा बनाएं, परफॉर्मेंस ऊंची नीचे होती रहती है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया तनकीद का पहलू ना। तनकीद से बहुत सारे लोग करते हैं, लोग कहते हैं जी आपने एहतसाब का नारा लगाया, पूरा एहतसाब नहीं किया, आधा एहतसाब कर रहे हैं, आप सिविल सर्विस रिफॉर्म की तरफ जाना चाहते थे, आप रिफॉर्म नहीं कर पाए, आप एजुकेशनल रिफॉर्म की तरफ जाना चाहते थे, आप अभी तक वो नहीं कर पाए, हेल्थ केयर सिस्टम आपने ठीक, ये है तनकीद। आप मुझे वो सोल्यूशन दें कि आप इंस्टीट्यूशन खड़ा करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। हमें 2013 के इंटर पार्टी इलेक्शन है, उससे भी हम एक सबक सीख सकते हैं कि जो हमने कहा कि सारे बंदे देखें, अगर बेस्ट एग्जांपल हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे पास हैं, वो कहते हैं ना यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील, आपने पहिया दोबारा इजाद नहीं करना। ठीक, बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी में सिर्फ 1,30,000 मेंबर हैं उनके, ठीक
ठीक है, आप मेंबर्स को और जो कि वोटिंग मेंबर्स हैं और आपका पॉलिटिकल वर्कर्स को आपने डिफरेंशिएट करना है। हर पार्टी का बंदा मेरी नज़र में वो पार्टी का वोट, जैसे हमने कहा ना कि आप 8001 कोई ऐसा नंबर मिलाएं, आप पार्टी के मेंबर बन जाए। वेल विशर हैं आप, वेल विशर हैं, यू आर द वेल विशर। लेकिन आप पार्टी की पॉलिसी साजी में आप जैसे अमल दखल नहीं कर जाए। ऐसे ही कि मैं किसी अगर मैं विजिट पे अगर मैं इंग्लैंड गया हूँ तो मैं वोट नहीं डाल सकता, ठीक है। तो इसी हमने वोटर को और पार्टी मेंबर पार्टी को आपने डिफरेंशिएट करना है, और वो जिसकी एक बिल्कुल पार्टी की फैसला साजी के साथ जिसकी एक दिलचस्पी है, तो वो बंदा पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन में वोट कर सकता है। लेकिन देखिए, आप मैकेनिज्म कोई भी बना लें, आप मैकेनिज्म आप कोई बना लें, लेकिन वो होना ये चाहिए कि बेस्ट लीडरशिप ऊपर आनी चाहिए। मैकेनिज्म को इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल मैं प्रिंसिपल की बात करूंगा। आपके प्रिंसिपल ये है कि पार्टी को आपको एक जेन्युइन पॉलिटिकल अदारा और बनाना चाहिए, और अदारा बनाने का मकसद ये होगा कि बेस्ट टैलेंट ऊपर आए। और अगर आखिरी बात, तो मेरा मतलब है कि पार्टी में तो ये तजवीज़ सिंपलेस्ट ट्रिक है, सोल्यूशन सिंपल होता है, एग्जीक्यूशन ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड होगी। बिल्कुल सोल्यूशन तो आप ये है कि आप पार्टी को एक जेन्युइन एक इलेक्टेड अदारा बनाने की तरफ आप एक करें, अदरवाइज तो हम उसी चक्कर में रहेंगे जैसे कि बाकी जमातें हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो लोग एक जमात की तरफ एक उम्मीद लेके आते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो जमात से पीछे हटते जाते हैं। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ। नज़रिया से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि मैं तो बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी के जो बुनियादी फ़लसफ़ा उससे मेरी तो कोई, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन सबसे पढ़े लिखे लोगों की जमात थी पीपल्स पार्टी। हनीफ रामे जी एक वक्त में आप कह सकते हैं, एक वक्त में डॉक्टर अब नहीं, एक वक्त में आप डॉक्टर मुबशर हसन, जे रहीम, इस तरह के लोग थे, कद काट वाले, अब्दुल हफीज पीरज़ादा। उस वक्त ऑप्शन भी कोई नहीं थी लोगों के पास, दो पार्टी सिस्टम था, एक नॉन लीग थी, पीपल्स पार्टी थी। मैं तो 60s और 70s की बात कर रहा हूँ, जब नूनी की एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मैं कह रहा हूँ कि वो एक अब्दुल हफीज पीरज़ादा, ऐसे पढ़े लिखे लोगों की एक जमात थी, और आम वर्कर भी और वैसे भी प्रोग्रेसिव लोग पीपल्स पार्टी में जाते थे। जी हुआ ये कि जब आपने पार्टी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पार्टी डीके होती वो एक क्या हुआ कि जब आपने अच्छे लोगों को आगे नहीं दिया, तो लोग आज पीपल्स पार्टी आपको एक सिंध के भी अंदरून से मजबूत होकर रहेगी, और उसकी जो अपील है वो अच्छे पढ़े लिखे लोगों में इसकी पार्टी की अपील भी खत्म हो चुकी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए मौका ये है, जो हमें एक नेचुरल एडवांटेज है कि खान साहब की ना सिर्फ कोई इंक्लिनेशन है, ना खान साहब सोच के मालिक है कि मैंने अपने बच्चों को लेके आना है या मैंने अपने खानदान में। और देखिए, हमारी खान साहब के खानदान का एक बंदा भी पार्टी में इस टाइम नहीं है, किसी ओहदे पे भी नहीं है, ना कोई MNA, ना कोई MP है, ना कोई मशीर है, और ये पाकिस्तान की तारीख में काफ़ी काफ़ी मुनफरद है। तो हम ये चाहते हैं कि अब ये हमारे पास टाइम है, क्योंकि अब 2 साल गुजर चुके हैं, 3 साल रह गए हैं, ये टाइम बड़ा क्रिटिकल है। ये अभी कोरोना जैसी वबा के ऊपर भी हमारे सामने आ गई है। तो ये टाइम है कि हम पार्टी को एक जेन्युइन एक पॉलिटिकल अदारा बनाने की कोशिश करें, और हमें इसके लिए पूरा, जैसे हम कोरोना से हम ये हटते हैं, तो हमें पूरा अपना सफर उस तरफ शुरू करना चाहिए। इसके लिए देखें, कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्टी का बना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ज़ाहिर बात है, कॉन्स्टिट्यूशन का काम जो है वो बड़ा दकीक किस्म का काम था, उस पर काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद जो है सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई, और अभी जो रिसेंटली जो है पार्टी ने लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एक आप कह लें कि वर्करों को साथ लेके या पार्टी मेंबरान को साथ लेके जो है एक बड़ा अच्छा मुनज़्ज़म जो है वो जलसा किया। इसी तरह तंजीम साजी की जो है मुख्तलिफ सूरतें जो है वो बनती चली जा रही हैं। आप फैसलाबाद की तंजीम साजी हुई, आपको डिप्टी जनरल सेक्रेटरी उसकी जिम्मेदारी मिली, तो ये क्या बेटर वे नहीं है? आप नहीं समझते कि इसके अलावा भी कुछ सोल्यूशन हो सकता है? नहीं जी, मैं बिल्कुल इस चीज़ से मैं नहीं समझता कि अगर आपने जो पार्टी है, अगर आपने सिर्फ उसका भी देखें, अगर आपने, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूँ, अगर आपने नॉमिनेशंस भी करनी है, नॉमिनेशंस का भी प्रोसेस होना चाहिए, ठीक, प्रोसेस हो कि हर पोजीशन के लिए 2-3 लोगों का इंटरव्यू हो, पूछा जाए उनकी पार्टी एफिलिएशन क्या है, उनके पास पार्टी चलाने का विजन क्या है, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, वो कैसे पार्टी को आगे लेके जा सकते हैं। तो अगर आपने अगर मैं आपकी बात को आगे ले जाता हूँ, अगर आपने ये काम भी करना है, तो महज सिर्फ नॉमिनेशन नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल मैं इस किस्म का आदमी, मैं अपना जो मैं बात समझता हूँ वो मैं समझता हूँ कि वो बात करनी चाहिए। अगर आपने नॉमिनेशंस भी करनी है, उसका भी एक मेरिट हो, उसका भी एक मेरिट डिमेरिट्स होने चाहिए उसके भी, कि बजाय इसके कि हम वो फैसला जिसको एक काम देखें, हो सकता है मेरे से भी बेहतर बंदा आ सकता हो, आपसे भी कोई बेहतर बंदा आ सकता हो, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि ये नहीं कि मैं आ गया तो ये मेरिट है, मैं नहीं आया तो मेरिट नहीं है। मेरिट नहीं है, एक प्रोसेस जो जिसपे लोगों का एक एतमाद होता है,
कि वो है कि पूरा आप एक प्रोसेस करते हैं, आप करते हैं कि जी हम एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाएंगे, जो कि पार्टी ने शुरू किया इनिशियली कि हम एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाएंगे, इंटरव्यू करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कोई चीज़ हुई नहीं है। तो किसी भी पोजीशन के लिए आप एक कोई ना कोई मैकेनिज्म तो आप बनाए ना। अगर आप उस चीज़ को भी छोड़ दें कि हमने पार्टी इलेक्शन करवाने नहीं करवाने, अगर आपने ये काम भी करना है तो उसके लिए भी उसका भी कोई क्राइटेरिया तो रखे ना आप। तो मेरे ख्याल में तो ये पाकिस्तान के अंदर हमारे पास ऐसे पहले तो कोई फुटप्रिंट्स मौजूद नहीं है जिनके ऊपर चलते हुए जो है ना वो आप कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर सके। डेफिनेटली मेरी आपसे यही है कि आप मुझे वो बताएं कि ऐसा सोल्यूशन जो आप समझते हैं कि इसको इंस्टीट्यूशन बनाने में किरदार अदा कर सकता है। पार्टी की तंजीम साजी तो हो रही है, अब इसके आगे क्या होना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में मैंने तो आपको बात बता दी राना साहब, वो नीचे वाली तो हो रही। मैंने तो आपको बात बता दी कि आपने एक तरीका यह कि आप पार्टी में इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन की एलिजिबिलिटी नॉन एलिजिबिलिटी किसी पोस्ट की, वो तो फिर एक मैंने कहा वो तो एक मैकेनिक्स है ना, वो तो एक डिटेल है, बेसिक्स ही हैं। हाँ, मैं तो प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ कि एक इलेक्टेड पार्टी होनी चाहिए जिसमें लोग लीडरशिप पोजीशन है कि वो लोग सामने आ सकें, और आप उसका एलिजिबिलिटी का नॉन एलिजिबिलिटी का आप एक क्राइटेरिया रख दें। बात तो मैं ये नहीं कि जैसे जमहूरियत होनी चाहिए, इसका मकसद ये है कि उसके अंदर फिर एलिजिबिलिटी नॉन एलिजिबिलिटी आप रख सकते हैं। मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, मैं अभी आपको मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर अगर किसी बंदे ने कत्ल किया हो तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल की है। ये मैं आपको बात बता दूं, मैंने कहा एलिजिबिलिटी नॉन एलिजिबिलिटी की बात हो रही थी। अगर किसी बंदे ने अपने फॉर्म के अंदर कोई टेक्निकली गलती हो जाए तो वो फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई, जैसे तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई किया है कि एक टेक्निकल मिस्टेक के ऊपर। तो ये ऐसे जोल भी दूर करने चाहिए। तो मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ कि होनी जमहूरियत चाहिए, और जमहूरियत के अंदर भी फिर आपको मेरिट का सिस्टम लेके आना चाहिए। जमहूरियत के अंदर मेरिट होना चाहिए, क्योंकि वैसे जमहूरियत इटसेल्फ एक मेरिट है, वैसे बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, जमहूरियत इटसेल्फ ही सिस्टम मेरिट का है। लेकिन तो जमहूरियत के अंदर आप क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन रख सकते हैं कि कौन सा बंदा कौन सा इलेक्शन लड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सदर का इलेक्शन वो आदमी नहीं लड़ सकता जो पार्टी के साथ 5 साल ना रहा हो, ठीक, जिसकी खास कोई क्वालिफिकेशन, कोई तलीमी काबिलियत ना हो, कोई और जिसमें पार्टी चलाने की कैपेसिटी माली गैर माली ना हो, कोई आप रख दें, कुछ भी हो, लेकिन लोगों को क्लियर कट पता हो कि देयर शुड बी सम डिजाइन। बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे नहीं एडहॉकिज्म के ऊपर कोई पार्टियां नहीं चलती कि आज एक सिस्टम है कल कोई दूसरा सिस्टम है, एक क्लियर लाइन होनी चाहिए। ये मेरा और जो आपके पार्टी वर्कर हैं वो एम्पावर होने चाहिए। दूसरी चीज, उनके अगर आप एम्पावर नहीं करेंगे, अगर आप उनको जो है वो फेंक देंगे ब्यूरोक्रेसी के आगे, या उनको फेंक देंगे आप किसी भी अपना पॉलिटिकल सिस्टम के आगे, तो फिर आपकी पार्टी डीवैल्यू हो जाएगी। देखिए मेरी बात सुनिए, जो आपने बड़ी जबरदस्त बात की, जो पॉलिटिकल वर्कर के एम्पावर होने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल वर्कर अपनी लीडरशिप को क्वेश्चन कर सके, तंजीमी भी और आपके MNA MPs हैं। उससे होता ये है कि जब वर्कर क्वेश्चन करता है, जब वर्कर एम्पावर्ड होता है, तो वो नेचुरली क्या करता है, वो मेरिट को ड्राइव कर रहा होता है। देखिए, अगर आप MNA या MP हैं या आप कुछ हैं, अगर वर्कर एम्पावर्ड है, वो आपसे आके सवाल पूछता है कि गवर्नेंस नहीं हो रही, तो आप लाहमला आपके ऊपर भी एक प्रेशर बिल्ट होगा। आप भी एडमिनिस्ट्रेशन से कहेंगे, आप भी हुकूमत से कहेंगे, कानून साजी के अंदर तब्दीली आती है। ये जिस तरह मगरबी जमहूरियत ऑपरेट करती है कि लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं। सो कॉल्ड आप कह लें कि जो नुमाइंदे होते हैं वो कहते हैं जी हम तो जवाब दें, लेकिन एक्चुअली को जवाब किसी को नहीं दे रहे। बिल्कुल, वर्कर सिर्फ जलसे भरने के लिए या आवे या नारे मारने के लिए नहीं होना चाहिए। वर्कर एक पार्टी की बैकबोन तभी हो सकता है जब वो वर्कर एम्पावर्ड हो और जब वर्कर क्वेश्चन करता हो, जब वर्कर आपको कटहरे में खड़ा कर सकता हो। तो वर्कर की भी जाहिर बात ट्रेनिंग तभी होएगी जब ऊपर वाले लोग थोड़े ट्रेंड होंगे, जब वो इस चीज़ पे बिलीव करते होंगे। तो मेरा ख्याल में ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी वाला जो है जो सवाल, वो तो मेरा ख्याल में। अच्छा, दूसरा चीज़ ये थी कि रिफॉर्म्स के हवाले से कि हमारी PTI की गवर्नमेंट को आने के बाद गवर्नमेंट में रिफॉर्म्स करने चाहिए थे। हमने नारा लगाया था सिविल सर्विस रिफॉर्म्स का, हमने नारा लगाया था एजुकेशनल रिफॉर्म्स का, हमने नारा लगाया था हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म करने का, हमने नारा लगाया था पुलिस को रिफॉर्म करने का। आज हम कहाँ पे खड़े हैं? 2 साल का अरसा जो हमें गुजर गया है और हमने क्या कारकर्दगी की है। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़, हमें आने वाले दिनों में फौरी तौर पर हम क्या ऐसे कर सकते हैं इक़दाम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जिनको लेके हम कहें कि हमने वाकई आपको डिलीवर किया है और हम ये डिलीवरेंस करने जा रहे हैं। देखिए, ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया, जो कि मेरे आजकल हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अभी मैंने आपके प्रोफेशन से मतलब कोई सवाल नहीं, हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर, हर पाकिस्तानी और हर दर्द दिल रखने वाला ये सवाल पूछता है। जो PTI का लवर है, जो PTI को पसंद करता है, जो PTI को लेके है, मैं कहता हूँ कि ऑन टॉप ऑफ दैट जो कि पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है, वो ये तमाम वो इन चीज़ों को देखता है। आपने जो पहली बात की कि जो PTI के दो ही PTI के नारे थे, एक एहतसाब का
और दूसरा रिफॉर्म्स का, ठीक है। एहतसाब को तो हम एक साइड पे रख देते हैं 1 मिनट के लिए। वो आपको पता है कि वो तो हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम से वो चीज़ अटैच है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, बातें उसमें हम नहीं जाते। जो दूसरा हमारा नारा था वो था इस्लाहात का, यही है एहतसाब और इस्लाहात, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। एहतसाब को तो हम जैसे हमने पहले छोड़ देते हैं। जो इस्लाहात हैं, जो सारी आपने इस्लाहात की बात की ना, उसका एक पहले जैसे हमने पहले बात की, तो एक तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी होती है, लेकिन वो तो जो पार्टी है वो तो एज इट इज़ जैसे भी है, और माशाल्लाह हमारी पार्टी बाकी जमातों से तो खैर बहुत बेहतर है हर लिहाज से। अच्छा, दूसरा ये जो इस्लाहात है, ये जो बाकी सारी इस्लाहात है ना, जिनका मदर सोर्स है वो आपकी सिविल सर्विस है। आपने कोई भी रिफॉर्म करना है, वो सारा आपकी होना तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी इंतजामिया से होना है, एडमिनिस्ट्रेशन से होना है ना आपका। उसको आपने सेहत में इंप्लीमेंटेशन कुछ भी करनी है, सारी जो भी करनी, जो भी पॉलिसी एग्जीक्यूशन है वो सारी तो आपकी इंतजामिया से होनी है, जिसे हम सिविल सर्विस कहते हैं। मैं आपको सिविल सर्विस के बारे में बताता हूँ। मेरा सिविल सर्विस के बारे में बड़ा क्लियर व्यू है। कुछ मैंने इसके बारे में काफ़ी मैंने मुताला भी किया, लेकिन सिविल सर्विस में मेरा बड़ा काफ़ी क्लियर व्यू है। देखिए, ये जो सिविल सर्विस है ना, इसको भी जानने के लिए, आपको डायग्नोज करने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। जैसे कोई भी बीमारी डायग्नोज करनी हो ना, तो पहले आप बंदे की हिस्ट्री देखते हैं, मंजर में आप जाना पड़ता है। ये सिविल सर्विस कॉलोनियल सिविल सर्विस है। ये अंग्रेजों ने इजाद इस सब कॉन्टिनेंट के लिए डिलीवर करने के लिए सर्विस ओरिएंटेड नहीं थी, ये रूल करने के लिए, ये लोगों की खिदमत के लिए नहीं सर्विस। ये मॉडल प्रोग्राम में नहीं है। देखें जी, जैसे पंडित नेहरू ने कहा था, बड़ा मशहूर था, उसने कहा जब इंडियन सिविल सर्विस थी ना, जब इंडिया बन गया, जब आज़ादी मिल गई हमें इंडिया पाकिस्तान को, पंडित नेहरू ने कहा कि ना ये इंडियन सिविल सर्विस, ना ये इंडियन है, ना ये सिविल है, ना ये सर्विस है, ठीक है। और वैसे वो भी कोई मेजर, पंडित नेहरू भी मेजर रिफॉर्म सिविल सर्विस के अंदर नहीं कर सका। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के पीछे रहने की वजह, और जो कि हिंदुस्तान में कभी उठ नहीं सकता, वो ये कि ये जो सिविल सर्विस का सिस्टम है, हमारा भी जो सिविल सर्विस का सिस्टम है, उसमें एक इक्का दुक्का कोई इस्लाहात हुई, एक कोई थोड़ी जनरल मुशर्रफ के दौर में थोड़ी बहुत कोशिश की गई, थोड़ी बहुत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कोशिश की, लेकिन कोई मेजर इस्लाहात करने की कोई इस तरफ कोई कोशिश नहीं की गई। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम सिविल सर्विस को रिफॉर्म नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। अब अगला सवाल, जैसे हमने कहा कि सिविल सर्विस को हम रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं। देखें, ये जो बुनियादी ढांचा है सिविल सर्विस का, वो ये है कि आपने 28 साल या 30 साल में, 28 साल उम्र है, आपने एक एग्ज़ाम पास करना है जी, और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी आपको, वो आपका एक सिस्टम, मेरिट के सिस्टम से वो शुरू हो जाएगा। मेरा तो बुनियादी इख्तिलाफ इस चीज़ के साथ है। मैं समझता हूँ कि ये एक आउटडेटेड सिस्टम है, ठीक, कि आपके एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर कोई है नहीं, कोई एक्सपर्टीज नहीं है। 28 साल में आप आ जाएं, आप एक मुकाबले का एक इम्तिहान पास कर लें, वो भी रट्टे के ऊपर एक इम्तिहान पास कर लें, उसके बाद आपको एक पोस्टिंग दी जाए। हाँ। तो देखें, जर्मनी के अंदर कोई सेंट्रल सिविल सर्विस का एग्जाम ही नहीं है, सारी मेजॉरिटी ट्रांसफर पोस्टिंग डायरेक्ट है। बरतानिया के अंदर 50% जो सिविल सर्विस है वो डायरेक्ट इंडक्शन होती है, कोई मुकाबले का इम्तिहान नहीं है। और बाकी यूरोप के ममालिक के अंदर भी इसी तरह का सिस्टम है। कईयों में हर मुल्क के हिसाब से सिस्टम थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन जैसे जनरल ज़िया के दौर में ये जैसे फ़ौज के लिए 10% कोटा रखा गया कि फ़ौज के लोग डायरेक्टली सिविल सर्विस के इंडक्ट हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, नहीं, वो डायरेक्टली इंडक्ट हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें करना ये चाहिए कि जो लोग टैलेंटेड हैं, जिन लोगों में सलाहियत है और वो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो लोग डायरेक्टली सिविल सर्विस के अंदर आप उनको इंडक्ट करें। तो सर, टैलेंट हंट आप कैसे करेंगे? नहीं, देखें ना, आप किसी भी जॉब के लिए, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट होती है, देखें, अगर लोग 21वें ग्रेड के लिए, 20वें ग्रेड के लिए अगर डायरेक्ट नहीं आ सकते, आप सर्व नहीं कर सकते, ये भी एक नौकरी है ना। अगर मेरी आप देखें ना, 17 ग्रेड के 2 ही बंदे हैं, एक इतना ज्यादा बाख्तियार है और एक जो है वो बिल्कुल मुलाजिम है, वो पढ़ा रहा है, और वो जो है वो टीचर है, ग्रेड उसका 17 है। बिल्कुल 18वें ग्रेड का अगर डिप्टी कमिश्नर हो तो उसके पास उसके मराद उसकी इतनी ज्यादा मराद, मैं सैलरी की बात नहीं करूँ, तो उसके लिए एक होगा। और 20वें ग्रेड का अगर कोई किसी कॉलेज का प्रिंसिपल होगा, उसके पास कोई मराद नहीं होगी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये ऑल टुगेदर आपको ये सिविल सर्विस, ये डॉक्टर इरशाद हुसैन को हमारी तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट लेके आई तो है, लेकिन हमें पता नहीं कि कौन सी इस्लाहात उन्होंने अभी तक हुकूमत को पेश की हैं, उसे तो हम अभी तक ना वाकिफ़ हैं। लेकिन मैं प्रिंसिपल की बात करूँगा, अगर आपने ये सिविल सर्विस रखनी है, और कोई हल्की फुल्की इंप्रूवमेंट हो जाएगी, हल्की फुल्की इंप्रूवमेंट नहीं होगी, जब तक आप इसके बुनियादी ढांचे को नहीं छेड़ेंगे,
तो तब तक जो इस्लाहात का जो हमारा जो एजेंडा, देखें तरीके इंसाफ से लोगों की जो तवक्कुआत है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेशंस बहुत क्योंकि अगर वो एक्सपेक्टेशन ज्यादा ना होती तो लोग आपको ताकत में ना लेके तो लोग उन्हीं को रखते। इसका मतलब है लोग आपसे वो चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते कि जो लोग उनसे एक्सपेक्ट करते थे। तो इसलिए अगर जब तक मैंने कहा कि एक तो है कि आप सिविल सर्विस के अंदर जो ये जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है कि 28 साल है, ये है। दूसरा ये जो एक जेनेरिक सिविल सर्विस है, आज आप सेक्रेटरी फूड हैं, कल आप डिप्टी कमिश्नर हैं, कल आप सेक्रेटरी दाखिला हैं, ये जो सुपरमैन टाइप सिविल सर्विस है इसको खत्म करें। एक आपकी कोई ना कोई आपकी तो एक एक्सपर्टीज है ना, आप किसी चीज में एक फील्ड में एक्सपर्ट है, वो हमारे जो सेक्रेटरीज होते हैं वो तमाम ओवरऑल होते हैं, वो माहिर मईशत भी होते हैं, वो एजुकेशनर्स भी होते हैं, वो जो है वो आप तिब्बी माहिर भी होते हैं, बिल्कुल सेक्रेटरी हेल्थ भी होते हैं, सेक्रेटरी दाखिला भी होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि कम से कम पूरा नहीं करते 20-30% आप डायरेक्ट इंडक्शन रखें इसके अंदर, कि अगर कोई बंदा बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो क्यों आके जिले का डिप्टी कमिश्नर नहीं बन सकता। हम ये देखते हैं कि लोगों का कोई तजर्बा नहीं होता, सिविल सर्विस से इम्तिहान दिया होता है, उनकी डायरेक्ट जो पहली पोस्टिंग होती है वही डिप्टी कमिश्नर की हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आप ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर होने की खास सलाहियत नहीं है। जस्ट यू पास द एग्जाम। अगर आपने बहुत बड़ा अदारा चलाया हुआ है, अगर आपके पास बड़ी काबिलियत है कोई अदारा बड़ा चलाने की, तो आप एक शहर को आगे आप नहीं चला सकते। एक्सपीरियंस मैटर नहीं कर रहा है, जस्ट एक इम्तिहान मैटर कर रहा है कि आप एक इम्तिहान तो इसको खुदा के वास्ते देखें। अगर आप चाइनीज सिविल सर्विस सिस्टम ही देखें, वन ऑफ द रीजन है कि चाइना का जो सिविल सर्विस सिस्टम है दुनिया में बेहतरीन सिविल सर्विस सिस्टम है। तो जब तक आप ये जो बुनियादी जो सिस्टम के अंदर जो एक फ्लॉ है, जब तक आप उसे दूर हम नहीं करेंगे तो तब तक जो जैसे मैंने कहा कि तरीके हिसाब से लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है और थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट तो हम कर ही लेंगे, लेकिन अगर हमने बुनियादी मुल्क को, अगर हम जैसे हम कहते हैं ना, हमने मुल्क को खड़ा नहीं किया, अगर हम सिंगापुर बनाना है या हमने मुल्कों को एक तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ों में खड़ा करना है, तो उसके लिए आपको बहुत इस्लाहात करने पड़ेंगे। और राना बरार साहब ये बात याद रखें, दुनिया में 110 मुल्क गरीब, ऐसे ही थर्ड मतलब ये थर्ड वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से देखें चाइना ने एक स्टडी करवाई कि 1967 में दुनिया में 110 मुल्क थे जो कि तरक्की पजीर थे, उनमें से सिर्फ अब 2019 के अंदर सिर्फ 8 मुल्क जो है जो कि आगे जा सके। इसका मतलब है कि जो ये सिस्टम है यही सबसे बड़ा मसला है जो इस चीज़ को पीछे खींचता है तरक्की को। और ये जो सिविल सर्विस है ना, जो हम कहते हैं कि ये इलेक्टेबल्स हैं और फलाने जी इन्फ्लुएंशियल ख़ानदान होते हैं, ये भी इन्हीं को ज़्यादा एम्पावर करता है, ऐसे ही, क्योंकि वो जब का पूरा जो पूरा पता है कि हमने अपने बच्चों को किस फील्ड में लेके आना है और कैसे हमने उसको ऑर्गेनाइज करना है। एक भाई सियासत में होगा, एक सिविल सर्विस के अंदर होगा, एक ही होगा। तो अगर हमने तो जो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इस सिस्टम को इस्लाहात करनी है, इस्लाहात बड़ा पेनफुल प्रोसेस है और बड़ा क्या कहते हैं ना, बड़ा खतरनाक भी है। इट्स अ वेरी टाइट रोप। तो साहब, लेकिन एक छोटी सी बात, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम प्रोग्राम आज का तो इसका सेशन ख़त्म करेंगे, उसमें बड़ा एक छोटा सा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट के पास जो है इतनी पावर्स मौजूद हैं कि वो इस्लाहात कर सके? मैं तो जो समझता हूँ बिल्कुल मौजूद हैं और हमारे लीडर में विल भी है। और मैं समझता हूँ कि हमें किसी किस्म की भी मसलत पसंदी का शिकार नहीं होना चाहिए। हुकूमत आनी जानी शय, ठीक, अगर हम प्रैग्मेटिज्म का शिकार रहेंगे तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। ये मेरी राना साहब बात याद रखिएगा, मुश्किलात कम नहीं होंगी। जितना जल्दी है हम इस्लाहात के एजेंडे के ऊपर गामजन हो जाएं, हमारे लिए उतना बेहतर होएगा। पुलिस सर्विस के रिफॉर्म करें। देखें, मैं केपी के अंदर हमने कुछ बुनियादी लेवल के रिफॉर्म की, तो बहुत बड़े रिफॉर्म हमने की, लेकिन वो बाकी सूबों से बहुत बेहतर रिफॉर्म थे। तो देखें, लोगों ने हमें दोबारा वहाँ पे मौका दिया। तो मैं ये समझता हूँ, लेकिन पंजाब है और बाकी अगर हमने करना है मुल्क में, अगर हमने मुल्क में बुनियादी सतह की तब्दीली लेके आनी है, तो वो तब तक वो ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा जब तक हम ये जो सिविल सर्विस का सिस्टम है इसको मगर रिफॉर्म नहीं करते। देखें, अंग्रेज़ 1000 बंदे से 300 मिलियन के ऊपर हुकूमत कर गया। मैं ये 3 लाख के ऊपर एक बंदा लगाया, 3 लाख के ऊपर देखिए एक बंदा है, ठीक है। तो वो अगेन मैं जैसे मैंने पहले कहा कि वो कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल रूल दैट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन अस। तो अगर हम इसको बिल्कुल, और हमने 72 साल में इसको बदला ही नहीं बदला, तो ना हमारे हालात बदले, क्योंकि हमने निज़ाम नहीं बदला, हमारे हालात भी नहीं बदले। तो इसलिए जब तक हम निज़ाम नहीं बदलेंगे हमारे हालात नहीं बदलेंगे। तो ये नारा होना चाहिए कि हम निज़ाम बदलें, हालात। हमारा नारा था भी ये, बिल्कुल। देखिए, एक फ़र्क तो है जो कि खान साहब की वजह से एक फ़र्क है, जो कि बहुत बड़ा फ़र्क है कि एक ईमानदार, नेक नीयत, एक मेहनती प्राइम मिनिस्टर हमें मिला हुआ है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में इससे ईमानदार, मेहनती, चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स हों। और हम अब ये चाहते हैं कि अब वो जो हम चाहते हैं वो अब कुछ लोगों को कुछ शिकवे शिकायतें कि वो हम नज़र नहीं आ रहा। दो कि हम लोगों को
समझाते रहते हैं कि ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन लोग ये मैं कह लूँ कि लोगों ने ये समझा था पता नहीं हम आएंगे तो पता नहीं अगले दिन से मुल्क में कोई वेरी नेक्स्ट डे जो है वो तब्दीली आ जाएगी, एकदम से हो जाएगा। असल में इसमें कसूर कुछ हमारे दोस्तों का भी है, कहते हैं वो करम फरमाओं ने करम फरमाई ऐसी की कि वो तमाशा लग गया। तो वो हमारा जो है ना, इसमें उन्होंने एक फिजा इस तरह की बना दी, पहले 100 दिन का टारगेट दे दिया, फिर हमारे कुछ दोस्त जो नए नए चेहरे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो शामिल हुए थे और इलेक्ट भी हो गए, अल्लाह ने उन्हें इज्जत भी दे दी, तो उनकी अपनी जो है वो चीज़ें जो है वो हाईलाइट होती रहीं और वही हमारे गले पड़ती रहीं। नहीं, मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ कि कुछ क्या कहते हैं, कुछ शायद लोग भी ज़ालन कोई सानू मरन शौक भी सी, लेकिन यह कि अभी मैं समझता हूँ कि अभी भी हमने कुछ बड़ी अच्छी चीज़ें भी की हैं। देखें ना, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को भी हमने काफ़ी कम कर दिया। हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे साथ, जो बुनियादी जो रुख है वो भी हमने मुतय्यन कर दिया। पूरे सेशन में आपसे हमने आपके प्रोफेशन के मतलब एक भी सवाल नहीं किया। बाय प्रोफेशन आप फाइनेंस पढ़ाते हैं, तो इसके लिए और बहुत सा टाइम रिक्वायर्ड है। रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, सिविल सर्विस रिफॉर्म के मैकेनिज़्म के ऊपर बात हो सकती है कि उसको मैकेनिज़्म क्या होना चाहिए, एजुकेशनल रिफॉर्म है तो उसका मैकेनिज़्म क्या होना चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम है तो उसका मैकेनिज़्म क्या होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक सेशन उसके लिए ना काफ़ी है। हम इसकी एक सेशन आप सीरीज़ बनाएंगे ताकि आपके साथ बैठे हम अपने दोस्तों को बताएं कि पाकिस्तान को हम कैसा देखना चाहते हैं। हो सकता है जो रोड मैप हम उनको दे रहे हों वो उनके पसंदीदा ना हो, उसमें थोड़ी सी निटी-ग्रिटीज़ करके चीज़ें देख के रिफ़ाइन करके बेहतर किया जा सकता है, लेकिन आज इस पे डिबेट होना ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं और किस तरह हम इस पे जा सकते हैं। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने सिलसिला शुरू किया कि जब तक डिबेट नहीं होएगी, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक हम चीज़ों को जैसे क्रिटिसाइज नहीं, जैसे हम क्रिटिक कहते हैं, एनालाइज करना, जब तक हम ये नहीं करेंगे तो ना हम अपनी हुकूमत की कोई ख़ास मदद कर रहे होंगे और ना हम अपनी उसकी पार्टी की मदद कर रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ क्रिटिक रहनी चाहिए, एनालिसिस रहना चाहिए, ताकि हम देखें कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं और किन चीज़ों में थोड़ी खामियां जिनको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। और ये जमहूरियत की खूबसूरती, एक्चुअली जमहूरियत की खूबसूरती ये है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा आज हमने बात की इंस्टीट्यूशन बनाने के ऊपर कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इंस्टीट्यूशन जो है वो किस तरह बनाया जा सकता है। हमने बात की इस्लाहात के ऊपर, जिसमें हमने डिस्कस किया सिविल सर्विसेज इस्लाहात का कि उसमें क्या क्या इस्लाहात जो हैं वो लाई जा सकती हैं। हमारे पास प्रोग्राम का वक़्त कम था, हमारा जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा वक़्त चाहते हैं इस हवाले से, तो इंशाल्लाह अगले सेशंस में हम बात करेंगे उन एजेंडों के ऊपर जिनके ज़रिए हम अमल पैरा होकर जो है वो इस्लाहात पर जो है वो अमल पैरा करवा सकते हैं। इसमें जो होगी एजुकेशनल सिस्टम की बात करेंगे, हम बात करेंगे अपने हेल्थ केयर सिस्टम की, हम बात करेंगे जो सिविल सर्विस में इस्लाहात की जा सकती हैं। इस हवाले से अपने दोस्तों का, अपने गिरदोनवा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।